मैं अगर 2018 के आपके एक इंटरव्यू की बात करूं, जहां पर आप 130 साल पुरानी कांग्रेस सरकार के लिए भी आपने कहा था, 50 साल पुरानी भाजपा के लिए भी आपने कहा था, उस समय पर आप ये कह रही थी कि आम आदमी पार्टी के पास विजन है। आज वो विजन कहाँ गया? और अगर वो विजन चला गया और कांग्रेस के पास बहुत अच्छा विजन है, सारे फैक्ट्स के साथ आप बात कर रही हैं, तो क्यों कांग्रेस अपनी जमीन बचाने में नाकाम रही? अभी पंजाब की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा था जो चन्नी साहब नहीं कर पाए, और क्यों इतने समय में कांग्रेस नहीं खंगाल पाई इतनी बुरी तरह से धड़ा? लोग बदलाव चाहते थे, लोगों ने बदलाव किया। बदलाव मतलब कांग्रेस को हटाना। हाल ही में हुए पंजाब इलेक्शंस की बात करें, पंजाब में आपको मीडिया का पूरा होल्ड दिया गया था। उस दौरान आपको उस दौर में ऐसा नहीं लगा कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो रही है? बिकॉज यू वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई कांग्रेस अच्छी खासी जीतेगी। पर अगर वो सीएम की ही बात करें, वो धड़ाम से गिर गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कांग्रेस ने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। पर क्योंकि आप वहाँ पर लोकल चीज़ें देख रही थी, क्यों नहीं हुआ आपको आभास? आपने कहा था पंजाब में सिद्धू जी पेन पेपर लेकर के बैठे हुए हैं, सारी समस्याएं सुलझा लिए जाएंगे, मॉडल तैयार है, सिद्धू जी का मॉडल ही यहाँ पर रखा गया है। आपको नहीं लगता सिद्धू जी का मॉडल या कांग्रेस का मॉडल फेल? जो संघ की विचारधारा जो जहरीली है, बांटने वाली है, जो क्या खाएगा क्या पहनेगा उस पे जो है हमला करके कभी जाति और कभी धर्मों पर आती है लड़ाइयों को लेकर। ये कह रही हैं कि जाति और धर्म के नाम पर बांटती है पार्टी भाजपा, ये आपका कहना है? बिल्कुल, आपको नहीं लगता है? आपने जम्मू और कश्मीर को, लद्दाख को 3 हिस्सों में बांट दिया, आपने पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया है, आप वहां लोकतंत्र बहाल करके चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। आज आप क्या कहते हैं, हम सवाल ना करें? आपने कहा कि वो वाले मुद्दे उठाती है जिस पर राजनीतिकरण होती है, तो उस हिसाब से तो राम मंदिर का मुद्दा भी राजनीतिकरण तो भाजपा के लिए तो वो राजनीति ही थी। आपके हिसाब से हिंदू संस्कृति वाले एक देश में अगर भगवान का नाम लेकर के, हिंदू भगवान का नाम लेकर के किसी से वोट मांगा जा रहा है या उनके जय जयकारे लगाए जा रहे हैं, तो वो राजनीति नहीं? अगर वो राजनीतिकरण नहीं है तो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर कोई वोट मांगा। तो कांग्रेस को हल्का किसने रोका? बताइए, किसी ने रोका? श्री राम के अगर बात हो रही है कि नारे लगाए जा रहे हैं, तो राहुल गांधी भी जाते हैं मंदिरों में वोट के समय पर, प्रचार के समय पर, तो वो भी राजनीतिकरण में ही आता है। आप कह रहे हैं गांधी जी हे राम बोलते थे, मैं कहती हूँ हनुमान जी जय श्री राम बोलते थे, तो जय श्री राम में घमंड कहाँ से आया? आप मुझे लग रहा है कि भाजपाइयों की तुलना हमारे हनुमान जी से करें। जय श्री राम। मैं भाजपाइयों की तुलना नहीं, आपने जय श्री राम में घमंड की बात कही, तो मैं जय श्री राम के घमंड कैसे तय होगा कि जय श्री राम में घमंड है? आपको नहीं लगता बहुत छोटी सी चीज़ों से कांग्रेस अपने आप को तोड़ रही है? एक 130 साल से ऊपर की पार्टी रह चुकी है जो, उस सिर्फ छोटी महज चंद सीटों से खुश होने की कोशिश कर रही है या जस्टिफाइड कर रहे हैं, पर ये जस्टिफाइड लगता नहीं है। जिस तरह से पंजाब से बिल्कुल ही उखाड़ फेंक दिया, या बाकी राज्यों से भी कांग्रेस की कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टी में भी नहीं बची, उसके बावजूद आप कहेंगे कांग्रेस के अस्तित्व पर खतरा नहीं है ये? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। आज हमारे साथ हैं जिनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, अलका लांबा। और अलका लांबा जी की सबसे बड़ी पहचान है उनके मॉर्निंग ट्वीट्स। तो अलका जी, सुबह उठकर सबसे पहले तो खैर मैं भी आपके ट्वीट्स ही देखती हूँ इनफैक्ट, और सोचती हूँ कि आज कुछ नया धमाल होने वाला है ट्विटर पेज पर। देखिए, पॉलिटिकल लोग हैं, कोशिश करते हैं कि राजनीति से हटकर कुछ सोचें या कुछ करें, लेकिन राजनीति इतनी हावी रहती है, सुबह शाम चिंता रहती है कि राजनीतिक मुद्दे हैं, और हर मुद्दों पर जो हमें फॉलो करने वाले हैं वो हमसे राय मांगते हैं कि आपका क्या कहना है इसके ऊपर। तो बस यही है, शुरुआत उन्हीं से होती है। खैर, आपके कहने पर जाऊँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें सुनती आ रही हूँ आपके बारे में। इनफैक्ट एज अ पर्सनालिटी यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टफ पर्सनालिटी। पर अगर आपका करियर ग्राफ देखें पॉलिटिकली, तो यू स्टार्ट फ्रॉम कांग्रेस, देन यू गो विद आप, एंड अगेन यू आर इन कांग्रेस। ये डायमेंशंस कैसे चेंज हुए इतना इमीडिएट? देखिए, मैंने पार्टी ज़रूर 5 साल के लिए बदली थी। मुझे अगर राजनीति में कहें 27 सालों में मैं 2 दशक कांग्रेस में रही, एक आंदोलन हुआ और विचारधारा नहीं बदली थी, क्योंकि आप देखेंगे अन्ना आंदोलन में पीछे तस्वीर बापू की, गांधी की लगी होती थी। अलग बात है कि 2022 में अरविंद केजरीवाल जी ने अब उसको हटा दिया है ना। लेकिन वो गांधी आइडियोलॉजी को लेकर बढ़ रहे थे और मैंने वहाँ गई। लेकिन जब वहाँ गई तो पता लगा कि ये तो एक
कहते हैं ना, एक छलावा है, एक धोखा है सिर्फ, और कुछ नहीं है। और आप देख रहे हैं अब धीरे धीरे अपने असूलों से, जो लोकतंत्र की बात करते थे, 2010 से 22 आ गया है, 12 में पार्टी बनी है, 12 से 22 में आते आते एक ही नेता उनका कन्वीनर, कभी लोकतंत्र चुनाव नहीं होता, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, एक ही मुख्यमंत्री। तो मुझे लगा कि ये फिर एक आदमी, आम आदमी की नहीं, एक खास आदमी की पार्टी मुट्ठी में बंद कर रह गई और वही सब फैसले लेगा, और कहीं ना कहीं असूलों से अब समझौता हो रहा था। तो लगा कि ठीक है, बेहतर है, हाँ, मैं उस आइडियोलॉजी को जिसको लेकर लड़ रही थी, गांधीयन, उसको इन्होंने छोड़ा है, लेकिन मुझे वापस पकड़ना, इसलिए मैंने घर वापसी की। और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल जी का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे वापस स्वीकार किया, और आज मुझे दोबारा से एक मान सम्मान देकर पंजाब का अगर चुनाव हो, पूरा मीडिया प्रभारी बनाया, गोवा में मीडिया प्रभारी में रही, और पार्टी मुझे अपना चेहरा बनाकर चैनल्स पे भेज रही है, मैं पार्टी की बात को रख रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। आपने गोवा का जिक्र किया, गोवा की बात करें या हाल ही में हुए पंजाब इलेक्शंस की बात करें, पंजाब में आपको मीडिया का पूरा होल्ड दिया गया था। उस दौरान आपको उस दौर में ऐसा नहीं लगा कि कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर हो रही है? बिकॉज यू वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई कांग्रेस अच्छी खासी जीतेगी, पर अगर पूर्व सीएम की ही बात करें, वो धड़ाम से गिर गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहीं जो कांग्रेस ने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी, पर क्योंकि आप वहाँ पर लोकल चीज़ें देख रही थी, क्यों नहीं हुआ आपको आभास? देखिए, मैं सिर्फ मीडिया पार्ट देख रही थी। ज़मीन पर जो संगठन के प्रभारी हैं, जो लंबे समय से वहाँ पर काम कर रहे हैं, संगठन पर, बूथ स्तर पर, स्क्रीनिंग कमेटी, टिकटों का फैसला, मुद्दे, बहुत चीज़ें मायने करती हैं, है ना। लेकिन अब उन सब में कहाँ चूक हुई? वर्किंग कमेटी की मीटिंग में हर प्रभारी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट रखी है, जिसके आधार पर कार्रवाई भी हुई कि 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बदला गया है, नए अध्यक्ष आएंगे। सो कहाँ हमारी कमी रही है, हमसे भी पूछा गया, हमने भी बहुत चीज़ें बताई हैं पार्टी हाईकमान को, और यकीनन है कि हमारी जो कमियां रही, उन कमियों को पूरा करते हुए, जहां कहीं गलती हुई, गलतियों में सुधार करते हुए कांग्रेस डेफिनेटली आगे बढ़ेगी। अगर आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड के भाजपा के मुख्यमंत्री को हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हराया है। अगर हिमाचल की बात करेंगे तो हिमाचल में भी मुख्यमंत्री अनुराग ठाकुर जी के पिताजी को हमारे कार्यकर्ता ने हरा दिया था, जहां वो सरकार बना रहे थे, पर मुख्यमंत्री अपने हार रहे थे। और वहां पर भी आप देखेंगे, हमने उपचुनाव में हिमाचल में 4 सीटों में 1 लोकसभा और 3 विधानसभाएं जीती हैं। सो ये कहना कि कांग्रेस खत्म हो गई है या हम हार रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूँ सिर्फ 8 साल पीछे जाइए तो 10 साल कांग्रेस ही थी देश में और राज्यों में, और उससे पहले तो आप ही लोग कहते हैं भाजपा की 70 साल राज किया है। सो लोग बदलाव के लिए एक बार इन्हें मौका दिया है, अब ये कितना साबित कर पा रहे हैं लोग देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, महिला सुरक्षा हो, देश में पूरी तरह से जो है वो चरमरा चुकी है हर चीज़ें, जो है महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है, पेट्रोल डीजल हर चीज़ों से लोग निराशा की तरफ हैं। सो अब इन्हें साबित करना, और डेफिनेटली जब ये साबित नहीं करेंगे तो कांग्रेस के खिलाफ जो एक पूरा, मैं कहती हूँ, आंदोलन के खिलाफ माहौल बनाया, और पूरे देश में कांग्रेस में लोगों को समझ आ रहा है कि कांग्रेस एक पार्टी है जो देश के संविधान, देश के तिरंगे को बचाते हुए, उनकी रक्षा करते हुए, सबको एक रखते हुए आगे बढ़ सकती है। ये समय के साथ होगा, लेकिन जो बदलाव है हम उसे स्वीकार करते हैं। 5 राज्यों में जो भी परिणाम आए हैं हम उनका सम्मान करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, और हमारी जो जिम्मेदारी अब सौंपी गई है विपक्ष के तौर पर, अगर आप कहेंगे गोवा में हम दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कब रिजल्ट आए थे? 10 मार्च को। आज कितनी तारीख है? अलका जी, आपको नहीं लगता बहुत छोटी सी चीज़ों से कांग्रेस अपने आप को तोड़ रही है? एक 130 साल से ऊपर की पार्टी रह चुकी है, जो वो सिर्फ छोटी महज चंद सीटों से खुश होने की कोशिश कर रही है या जस्टिफाइड कर रहे हैं, पर ये जस्टिफाइड लगता नहीं है। क्योंकि अगर अब ओवरऑल ग्राफ देखा जाए 2000 मतलब 8 सालों की, जैसे आपने बात करी, 8 साल में कांग्रेस अपनी परफॉर्मेंस वाइज जो पिछले 6 दशकों की या 7 दशकों की हम बात कर रहे हैं, उस 7 दशकों से अगर कंपेयर करें तो क्या वाकई में कांग्रेस की वही ज़मीन है जो थी? मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इस देश में कौन सी एक पार्टी है जो 134 साल पुरानी पार्टी है, जिसे खत्म करने की कोशिश की, कांग्रेस मुक्त भारत करने की कोशिश की और कर नहीं पाए हैं? आज भी 2 राज्यों में हमारी अपने दम पर सरकार है और 3 हमारे 4 सहयोगी दलों के साथ है। अब आप इसमें कह रहे खुश, मतलब आप अभी भी यही कहती हैं कि कांग्रेस अभी ज़मीनी हकीकत में सब जगह कांग्रेस का अपना अस्तित्व है, पर जिस तरह से पंजाब से बिल्कुल ही उखाड़ फेंक दिया या बाकी राज्यों से भी कांग्रेस की कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टी में भी नहीं बची, उसके बावजूद आप कहेंगे कांग्रेस के अस्तित्व पर खतरा नहीं है? ये कांग्रेस के अस्तित्व नहीं, देश के अस्तित्व पे, देश के संविधान पे खतरा है, देश के तिरंगे पे खतरा है ना। कांग्रेस को अपनी चिंता नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ, हम 134 साल पुरानी पार्टी, 70 साल क्या किया हमने? 70 साल अंग्रेजों से देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए लड़े, बाकी 70 साल देश को आज़ाद हुए हैं। ये पब्लिक का मैंडेट है ना कि कब कांग्रेस को सत्ता में देना है और कब विपक्ष। स्वीकार कर रहे हैं विपक्ष की भूमिका में, हमें अगर जनता ने दिया है उसका सम्मान कर रहे हैं। आप उसका कहते हैं हम अपमान करें, उससे संतुष्ट नहीं हो, हम संतुष्ट जनता को करेंगे कि अगर आपने हमें विपक्ष में भी जिम्मेदारी सौंपी है तो हम सड़क से सदन तक आपके मुद्दों की आवाज़ को उठा रहे। जो राहुल गांधी जी, किसान आंदोलन हुआ,
सड़कों पर निकले, किसानों को लखीमपुर खीरी में कुचला गया तो वहाँ प्रियंका गांधी खड़ी रही। अब हर चीज़ को वोट से करेंगे तो मुझे लगता है सीए की लड़ाई हो, किसानों की लड़ाई हो, बेरोजगार युवाओं की, महिलाओं की, छोड़ दें। मैं वोट की लड़ाई पर नहीं जा रही, मैं वो बात कह रही हूँ, आप बहुत फैक्ट्स के साथ बैठती हैं, ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में आप प्रॉपर फैक्ट्स या पेपर वर्क करके बैठती हैं, ठीक है। क्या ऐसी वजह है कि वो फैक्ट्स भी आपके जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्यों वो आंकड़े जो आप उन्हें जताना चाहती हैं या बताना चाहती हैं? मैं अगर 2018 के आपके एक इंटरव्यू की बात करूं, जहां पर आप 15 साल की रमन सरकार को लेकर के टारगेट कर रहे थे कि 15 साल की रमन सरकार के पास में कोई विजन नहीं है। 130 साल पुरानी कांग्रेस सरकार के लिए भी आपने कहा था, 50 साल पुरानी भाजपा के लिए भी आपने कहा था कि उस टाइम पर आपने ये कहा था कि 5 साल पुरानी आम आदमी पार्टी के पास जो विजन है, दिल्ली में भी आपके पास सेम चैलेंजेस थे जब आप उस समय पर पार्टी में थी। उस समय पर आप ये कह रही थी कि आम आदमी पार्टी के पास विजन है। आज वो विजन कहाँ गया? और अगर वो विजन चला गया और कांग्रेस के पास बहुत अच्छा विजन है, सारे फैक्ट्स के साथ आप बात कर रही हैं, तो क्यों कांग्रेस अपनी ज़मीन बचाने में नाकाम रही? मैं फिर आपसे कह रही हूँ, मुझे आपको अगर मैं पूछूं एक राजनीतिक दल का नाम बताइए कांग्रेस के अलावा जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना संगठन रखता हो, नाम बताइए। नहीं बता पाएंगे आप। नहीं, बात संगठन के नाम की नहीं है, बात अस्तित्व की चल रही है। मैं आपसे शुरू से एक ही सवाल कर रही हूँ, बात अस्तित्व की है। जिसका संगठन है, जिसकी प्रेजेंस है, उसी का तो अस्तित्व है। आज भाजपा भी तमिलनाडु, मैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की नहीं, मैं उन गढ़ों की बात कर रही हूँ जो आपके गढ़ रहे हैं। हिमाचल की बात आपने करी थी, हिमाचल गढ़ रहा है, राजा साहब वहाँ पूजे जाते थे। अचानक से एक चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि सडनली कांग्रेस ही वहाँ से चली गई? हिमाचल की बात में पहले की, जैसे आपने अभी जिक्र किया था, मैं उस समय की बात कर रही हूँ। अभी पंजाब की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा था जो चन्नी साहब नहीं कर पाए, और क्यों इतने समय में कांग्रेस नहीं खंगाल पाई इतनी बुरी तरह से धड़ाम? लोग बदलाव चाहते थे, लोगों ने बदलाव किया। बदलाव मतलब कांग्रेस को हटाना? नहीं, कांग्रेस को वापस भी तो लाए। राजस्थान में बदलाव हुआ तो कांग्रेस। पंजाब की बात करिए, पंजाब आपका गढ़ रहा है। हाँ, तो कोई नहीं ना बदलाव। अब आप सुनिएगा, किसकी सरकार थी वहां पर? भाजपा अकाली की डबल इंजन की सरकार थी नहीं। हाँ, बदलाव किया लोगों ने, कांग्रेस को सत्ता सौंपी, वो भी तो एक बदलाव था ना। आज फिर अगर बदलाव पंजाब करता है कि कांग्रेस नहीं एक बार आम आदमी, तो वो भी एक बदलाव है। हम उसका सम्मान क्यों नहीं करेंगे? हम उसका सम्मान कर रहे हैं, उसे स्वीकार कर रहे हैं, और जो हमें अब जिम्मेदारी पंजाब में मिली हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो बदलाव है ये स्वाभाविक है। कभी यूपी की अगर मैं बात करूँ, एक टाइम पर कांग्रेस हुआ करती थी, फिर उसके बाद भाजपा, भाजपा से बाहर गई तो मायावती जी 5 साल, अखिलेश 5 साल, अब फिर दोबारा से ये आया, तो बदलाव हुआ ना। तो बदलाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे लोकतांत्रिक पार्टी को स्वीकार करना होगा। हमने स्वीकार किया। पर यूपी में ये बदलाव आपका काम नहीं आया जो आप ये बात कह रही हैं। यूपी में अगर देखा जाए तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, जिस तरह से भाजपा की सरकार दोबारा बनी है, ये एक ऐतिहासिक जीत है यूपी वालों के लिए, मतलब भाजपा के लिए यूपी में। तो आपको नहीं लगता सपा ने थोड़ा ग्रो कर लिया, कांग्रेस और ज़्यादा पिछड़ गई? एक मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद यूपी में क्यों नहीं ज़मीन तलाश पा रहे हैं? प्रियंका जी इतने प्रमोशन कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं, राहुल जी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, पार्टी पूरी जी तोड़ कोशिश कर रही है। कहीं ऐसा नहीं लगता कपिल सिब्बल जी जो बात कर रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, अब उस पर सोचने की गुंजाइश आ गई? अगर आपकी भी मैं बात करूँ, आप सेल्फ मेड है, आपके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई लेगेसी नहीं मिली आपको, उसके बावजूद क्या वाकई में पार्टी को ये विचार नहीं करना चाहिए कि हाँ अब ज़रूरत आ गई है? क्योंकि अगर एक परफॉर्मर के तौर पे देखा जाए, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जब 2014 में जीत हुई थी तो वो आडवाणी जी के नाम पर नहीं हुई, ठीक है ना? तो उस तरह से अगर देखा जाए कि अगर बदलाव की जरूरत है तो बदलाव पार्टी के अंदर भी तो जरूरी होगा। कांग्रेस इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही? इनफैक्ट कपिल सिब्बल के बयान पर किसी ने कोई जवाब भी नहीं दिया, चुप्पी। नहीं, कपिल सिब्बल जी के बातों का जवाब देने का मतलब ही नहीं है। वो नेता खुद जमीनी तौर से 2014 का चुनाव हारने के बाद कहीं नहीं दिखे। मैं चुनौती देती हूँ, 2014 का जो चुनाव उन्होंने हारा, उसके बाद आज 22 तक वो कहीं आपको कार्यकर्ताओं में, पार्टी के दफ्तरों में, जनता में, पार्टी के लिए किसी राज्य के चुनाव हुए 10-12 राज्यों के कहीं दिखे हों, तो उन्हें बोलने का हक नहीं है। बोलने का हक उन्हें ज़रूर है जो कार्यकर्ता है। और वो कार्यकर्ता क्या चाहता है? पार्टी के अंदर सदस्यता अभियान चल रहा है, 20 अगस्त को पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होगा। लोकतंत्र है। सोनिया गांधी जी जब अध्यक्ष लड़ी थी तब जितेंद्र प्रसाद जी, बहुत कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश से नामांकन भरा था, चुनाव हार गए। सोनिया गांधी जी ने उपाध्यक्ष बनाकर अपने साथ रखा और दोनों ने मिलकर काम किया। ये लोकतंत्र है। आज भी राहुल गांधी जी के हमारा मानना है कि श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा जाएगा। कपिल सिब्बल जी को लगता है कि नहीं, तो ले आइए, अपना नामांकन कराइएगा। नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, पर इतने समय से नेतृत्व के साथ ही आगे बढ़ने की जो बातें हो रही हैं, आपको लग रहा है कांग्रेस वाकई में आगे बढ़ पा रही है? बिल्कुल, कांग्रेस बढ़ेगी। कांग्रेस लोगों के दम पर बढ़ेगी। लोगों का विश्वास जीतना है। लोगों के मुद्दे आज कौन उठाता है? सिर्फ एक नेता श्री राहुल गांधी। ये ममता बनर्जी जी हो, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हो, अपने आप को एक सेकुलर बीजेपी के एंटी दिखाते हैं। पर ममता बनर्जी की अगर मैं बात करूं
समझौते किए, सत्ता में रही। एक कांग्रेस, मैं फिर कह रही हूँ, यह विचारधारा की लड़ाई है। सिर्फ एक कांग्रेस है जो संघ की विचारधारा जो जहरीली है, बांटने वाली है, जो क्या खाएगा क्या पहनेगा उस पर जो है हमला करके कभी जाति और कभी धर्मों पर आती है लड़ाइयों को लेकर। सो एक कांग्रेस है, और कांग्रेस मैं फिर कह रही हूँ चुनाव जीतने हारने के लिए बनी नहीं है। 134 साल पुरानी पार्टी, आंदोलन से पार्टी देश को बचाने, देश के संविधान बचाने के लिए। ये कह रही हैं कि जाति और धर्म के नाम पर बांटती है पार्टी भाजपा, ये आपका कहना है? बिल्कुल, आपको नहीं लगता है? आपको मैं अगर थोड़ा और समय हो तो सारे वीडियो सुनाती हूँ। उत्तर प्रदेश में आप बताइए, जो दूसरे राज्यों में हो रहा है, चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में, लड़ा जा रहा था कर्नाटका की धरती से। क्या कोई पहनेगा? गोवा में क्या कोई खाएगा? मेघालय में जब आपकी सरकार आ जाती है तो वहाँ पर बीफ खाएंगे, गोवा में बीफ बैन होगा। लड़कियाँ क्या पहनेंगी? जीन्स पहनी तो असंस्कारी हो जाएंगी। ये किसने कहा था? बताने की जरूरत है कि महिलाएं क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, क्या पिएंगी? ये सब संघ ही तो तय कर रहा है, जो हमें मंजूर नहीं है। ये हमला है हमारे संविधान में मिली आज़ादी पर। आप साड़ी पहने, आप जीन्स पहने, आप स्कर्ट पहने, ये आज़ादी आपकी है। ये आज़ादी आपको, यानी कि आधी आबादी महिलाओं को, आपको और हमें देश के संविधान ने दी है। ये कोई और तय नहीं कर सकता। हिजाब पर कांग्रेस मुखर है, 3 तलाक पर चुप क्यों थी? नहीं, हम कहीं पे भी मुखर नहीं हैं। हम इस संविधान में मिली हर उस आज़ादी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं जो संविधान में लिखा हुआ है, और ये हमला संविधान पर है। आपके हिसाब से फिर 3 तलाक का मुद्दा जो बीजेपी ने उठाया था वो ठीक था, वाजिब था? बीजेपी वही मुद्दे उठाती है जिसपे राजनीति उन्हें लाभ मिले, वोटों का ध्रुवीकरण करके मिले। आप समझ रहे हैं? सीए एनआरसी पर आज भी नियम ही बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि असल में तो करना थोड़ी ना है, सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाना है। 370 धारा कश्मीर आपने हटाया या नहीं हटाया? ठीक है, किस मकसद से हटाया था ये आपको पता होना चाहिए। आपने नोटबंदी थोपी देश भर में, जम्मू कश्मीर का हवाला लिया, क्या वो हासिल कर पाए? आपने जम्मू और कश्मीर को, लद्दाख को 3 हिस्सों में बांट दिया। आपने पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया है। आप वहां लोकतंत्र बहाल करके चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। आज आप क्या कहते हैं? हम सवाल ना करें? आप हर मकसद चीज को अगर राजनीति के नजरिए से करेंगे तो आपको लाभ न ट्रिपल। तो इसका मतलब राम मंदिर का मुद्दा भी आपको राजनीतिकरण लगती है? राम मंदिर बनना नहीं, वो आप अपनी शब्द आप राजनीतिकरण से मेरे कहने का मतलब है, आपको लग रहा है, आपने कहा कि वो वाले मुद्दे उठाती है जिस पर राजनीतिकरण होती है, तो उस हिसाब से तो राम मंदिर का मुद्दा भी राजनीतिकरण तो हुआ। भाजपा के लिए तो वो राजनीति ही थी, मंदिर मुद्दा। मैं तो एक आम भारतीय होने के नाते आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, मैं जवाब तो दे रही हूँ। जब आप रथ पे निकलेंगे और चुनावों के बीच में भगवान श्री राम के नारे लगाकर वोट मांगेंगे तो वो राजनीतिकरण हो गया ना, उसका राजनीतिकरण हो गया। और फैसला तो कोर्ट से आना था, कोर्ट ने कर लिया, है ना। पक्ष विपक्ष सबको सुना और फैसला आ गया, और वो सबको फैसला आज मंजूर भी है। कहीं देश में आवाज उठते हुए देख रहे हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जो सबको मान्य है। और मंदिर के निर्माण कार्य का काम आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसमें कितने घोटाले हुए, जमीनें करोड़ों की कौड़ियों में बेचकर कैसे खरीदी गई, कैसे अपनों को लाभ पहुंचाया गया, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ था, जिसे ठंडे बस्ते में डालकर खत्म कर दिया गया है कि किस तरह से राम मंदिर की आड़ में चुनावी और वोटों का लाभ लिया गया, किस धन और बल में करोड़ों की जमीनें कौड़ियों में खरीद कर फिर बेच कर किस तरीके से वहां पर गोरख धंधे हुए। सब चीज है कि आपने भगवान श्री राम के नाम का भी राजनीतिकरण किया। दरवाजे किसने खोले थे? और हमारे टाइम पर अभी था ब्लैक एंड टीवी, दूरदर्शन में महाभारत और रामायण, हम बच्चे थे 80 के दशक में, भगवान श्री राम की रामायण पूरी हम देखते थे। कौन दिखाता था? संघ भाजपा दिखाते थे, लेकिन हम इनकी तरफ वोट नहीं मांगते थे अपने बड़े बड़े रथों में खड़े होकर। फर्क है। राजीव गांधी जी ने दूरदर्शन पे वो हमारी रामायण हमें दिखाई। आपके हिसाब से हिंदू संस्कृति वाले एक देश में अगर भगवान का नाम लेकर के, हिंदू भगवान का नाम लेकर के किसी से वोट मांगा जा रहा है या उनके जय जयकारे लगाए जा रहे हैं, तो वो राजनीतिकरण है? नहीं, अगर वो राजनीतिकरण नहीं है तो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर कोई वोट मांगता तो कांग्रेस को हल्का किसने रोका? बताइए, किसी ने रोका? श्री राम के अगर बात हो रही है कि नारे लगाए जा रहे हैं, तो राहुल गांधी भी जाते हैं मंदिरों में वोट के समय पर, प्रचार के समय पर, तो वो भी राजनीतिकरण में ही आता है फिर तो? नहीं, एक सेकेंड, आपकी आस्था है। मैं अपने घर से निकलती हूँ मंदिर में मत्था टेक कर, राइट, मेरा विश्वास है, मैं हिंदू, मेरी आस्था है, लेकिन आप खड़े होकर उसके नाम पर वोट मांगेंगे। आप जय श्री राम, हे राम भी निकला था किसी के मुंह से, वो बापू थे, वो महात्मा गांधी थे, जब गोलियां छन्नी आरएसएस का गोट से कर रहा था, नाम क्या निकला था? हे राम। हे राम और घमंड से जय श्री राम का नारा लगाकर किसी की छाती पे कूदना, ये कौन सा है हमारा हिंदू धर्म है? आप कह रहे हैं गांधी जी हे राम बोलते थे, मैं कहती हूँ हनुमान जी जय श्री राम बोलते थे, तो जय श्री राम में घमंड कहाँ से आया? नहीं, आप मुझे लग रहा है कि भाजपाइयों की तुलना श्री हमारे हनुमान जी से करें, जय श्री राम। मैं भाजपाइयों की तुलना नहीं, आपने जय श्री राम में घमंड की बात कही।
तो मैं जय श्री राम के घमंड कैसे तय होगा कि जय श्री राम में घमंड है? कितनी आसानी से जो मैं भाजपाइयों के जय श्री राम में घमंड देख रही हूँ, कितनी आसानी से आपने श्री हनुमान जी का नाम ले दिया और उसको सीधा कितना नीचा कर दिया आपने श्री हनुमान जी को। ये गलतफहमी है आपकी। ले गए आप, किससे तुलना कर रहे हैं? ये गलतफहमी है। आपने तुलना किससे की? आपके शब्द जय श्री राम से, जय श्री राम में आपने, जय श्री राम में घमंड कैसे होगा अलका? कैसे होगा, समझाइए मुझे। मैं बताती हूँ, समझिएगा, आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि आप जैसे लोग जो भाजपा की देखने का तरीका है जय श्री राम को बोलने का, भगवान हनुमान जी ने जय श्री राम बोलते हुए सीना फाड़ दिया था अपना। अंधभक्त जय श्री राम का नारा लगा के एक दूसरे हमारे जो अल्पसंख्यक है उनकी छाती पर उनकी कूदते और उनको जबरदस्ती कहते हैं आपको ये बोलना होगा। भगवान श्री हनुमान ने कब किसी को छाती पर कूद कर कहा था कि आपको इस देश में रहना होगा तो आपको जय श्री राम कहना होगा? कब कहा था? ये जो आप बात कह रही हैं, आपने बहुत अपमान किया है भगवान श्री हनुमान जी का। मैं भक्तों से तुलना ये तो खैर आप बात घुमाने वाली बात है कि मैं अपमान क्यों करूंगी? मैं अपमान, ये एज इट इज जाएगा, बिल्कुल एज इट इज जाएगा। मैं ये कह रही हूँ, आपको ऐसा कैसे लग सकता है कि मैं अपमान करूंगी? आपने हे राम और जय श्री राम की आपस में तुलना करी। आपने कहा जय श्री राम और हे राम की तुलना। जय श्री राम और हे राम में आपको क्या फर्क लगता है? दोनों में ही भगवान राम का नाम है, तो फिर तुलना कहाँ से आई? आप बल्कि यहाँ से बात घुमा करके लेकर जा रही है। नहीं, ये बात गांधीयन को समझ आ सकती है कि बापू की जो आस्था विचारधारा में विश्वास रखता है, जो संघी हैं, गोडसेवादी हैं, उनको समझ नहीं आएगा इस फर्क को। जब गोडसे ने गोलियां छन्नी की थी तो उस समय हे राम निकला था कि ये अपने आप को हिंदूवादी बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, है ना, और ये एक हिंदू की गोली सीने को छन्नी कर रहे हैं, हे राम, ये इनका राम, हे राम भगवान। अब यहाँ जो नारा दिया जा रहा है ये श्री राम हनुमान जी वाला जय श्री राम नहीं है जो सीना फाड़ के दिखाएगा। ये अंध भक्तों का है जो सिर्फ राजनीतिकरण के लिए, वोटों के लाभ लेने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना एक छात्र राज दिखाने के लिए साबित करना चाहता है। दिल जीतना है, जीतिए आप दिल जीत। आपको लगता है दिल नहीं जीता, बिना दिल जीते ही सरकार बनी जा रही है? फिर आप कह रही हो, आप देखिए ले गए ना, चुनाव पर आगे, सरकार पर आगे, वोट पर आगे। आपने कहा दिल जीतने वाली बात। जय श्री राम हमारे देश की आस्था है। अगर ये जन जन के बीच जाकर अगर जय श्री राम का अगर गुंजाया जा रहा है तो इसको घमंड से या अभिमान भरे शब्दों में आप इसे कैसे काउंट करेंगे? क्योंकि ये बात किसी फैक्ट के थ्रू तो प्रूफ करेंगे नहीं, ये सिर्फ शब्दों से जाने वाली बात है, तो कैसे तय करेंगे, क्या पैमाना है? मैं जब सुबह निकलती हूँ ना तो मैं अगर किसी को जय श्री राम कहती हूँ ना, मुस्कुराकर वहां से जय श्री राम आता है। मैं किसी के गिरेबान पकड़कर कहूँ कि जय श्री राम बोलो और उसको डराया धमकाया जाता है, ये कैसे तय करेंगे आप? मतलब कहने का ये आप कह रही हैं कि किसी का गिरेबान पकड़कर, और आप कह रही है डराया धमकाया जा रहा है। अभी दिखा रही हूँ, आप या तो देखा नहीं है, देखना नहीं चाहती है, स्वीकार नहीं कर रही। मैं आपको और 1 मिनट दिखाती हूँ जिसमें संघी, भाजपाई, आरएसएस के लोग अल्पसंख्यकों को, जिनका धर्म कुछ और है, उनके गिरेबान पकड़ के, उनकी दाढ़ी पकड़कर आप मेरे धर्म को, हिंदू को, आप मेरे भगवान श्री राम को बदनाम कर रहे हैं। आप उनसे जबरन उनकी छाती पर चढ़कर जय श्री राम बुलवाना चाहते हैं। मेरा भगवान राम भी नहीं चाहता कि आप ये करें। हाँ, यही कह रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। आपने शायद देखा नहीं, आपको लग रहा है कैसे साबित कर रही हूँ कि ये जो संघ आरएसएस के, हिंदू विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, ये ऐसी नफरत और जहर घोल रहे हैं इस देश के अंदर। मत करिए। ये हिंदू का, ये मुस्लिम का, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी का देश है। सबको अपने धर्म के मुताबिक खान पान, आस्था, विश्वास में है। और इस देश में जहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, लेकिन आप अगर कहेंगे कि नहीं सिर्फ हम ही हैं और कुछ नहीं है, हम ही हैं और कोई स्वीकार भी नहीं है, अगर आपको ये नहीं कहोगे तो पाकिस्तान चले जाओ, आप कहीं और चले जाओ, ये देश आपका नहीं है। मैं माफ़ी चाहूँगी, इस देश की मिट्टी में सबका खून मिला हुआ है। अशफाक उल्ला खां अगर हैं तो भगत सिंह जैसे भी फांसी के तख्तों पर सब चढ़े हैं। सो ये कहना कि ये देश सिर्फ आपका है, किसी का नहीं है और किसी को मंजूर नहीं, देश से हर 2 मिनट में हम सुनते हैं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। क्यों चला जाएगा कोई पाकिस्तान? मेरे पिताजी और दादाजी पाकिस्तान में पैदा हुए, वो पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं। अब वो पाकिस्तानी है, हिंदू है, मेरे को भारतीय हैं, ये आप बताओ तय कैसे करेंगे? और जो यहाँ छोड़कर नहीं गया, मेरा जामा मस्जिद चांदी चौक की विधायक रही हूँ, वहाँ के बहुत लोग पार्टीशन में जा सकते थे, नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं, इस हिंदुस्तान की मिट्टी में हमारे का खून मिला हुआ है, आज़ादी से लेकर हम हिंदुस्तान के, हम हिंदुस्तान में रहेंगे, और पाकिस्तान नहीं अपनाया। आज उनका अपमान ये संघी भाजपा आरएसएस कर रही है।
ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी, जिसको लोगों को समझना होगा। जो राहुल गांधी जी कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व में फर्क है, बिल्कुल समझना है, और कहीं ना कहीं हम लोग इसको समझाएंगे लोगों में। हिंदू और हिंदुत्व, मैं हिंदू हूँ, मेरा हिंदू धर्म किसी को अपमान करने की इजाजत नहीं देता है। इस देश में सबको अपना धर्म अपनाने की आस्था विश्वास है, लेकिन हिंदुत्व कहता है कि नहीं, सिर्फ गोडसे का, आरएसएस का हिंदुत्व चलेगा, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश। आपके हिसाब से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है? नहीं नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं है, कैसे कहेंगे? यहाँ क्या खाली हिंदू हैं? आपने ये कहा कि केवल हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जैसा उनका एक एजेंडा है, जैसे उनका एजेंडा है। तो मेरा कहना यह है कि आपके हिसाब से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर सभी धर्मों का इस देश के अंदर मान और सम्मान है, और इस देश का जो सबसे मेरा बहुत स्पष्ट सवाल है, हिंदू राष्ट्र है? नहीं, मैं आप ही से पूछ रही हूँ, क्योंकि सवाल आपने उठाया कि वो उनका एजेंडा हिंदू राष्ट्र से मतलब ये है कि हर अपने देश की धर्म एक संस्कृति होती है। अगर आप यूएस चले जाएं तो मैं वही बोल रही हूँ, हमारी सनातन संस्कृति के हिसाब से ये देश क्या होगा? नहीं, एक सेकंड, यहाँ मुस्लिम नहीं रहते हैं, मैंने देश हिंदू राष्ट्र से कहने का मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि अगर आप बात करेंगे कि यहाँ पर मुस्लिम नहीं रह सकते, यहाँ सिख नहीं रह सकते हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैं ये पूछ रही हूँ, नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, मैं जिनकी तरफ से नहीं पूछ रही हूँ, मैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल की तरफ से आपसे सवाल पूछ रही हूँ। ये आपको महसूस हो रहा होगा क्योंकि आप कांग्रेस में बैठी हैं। अगर आप अभी भी हल्का आम आदमी पार्टी में होती। मैं ये कह रही हूँ, आपके जो सारे सवाल हैं वो नागपुर से आए हुए लग रहे हैं। आप मुझसे बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात कर रही हैं? बेरोजगारी में बात करूंगी, एक बार आप सरकार में आइए, मैं जरूर बात करूंगी आपसे, मैं चाहती हूँ आप सरकार में आए। मैं ये कह रही हूँ, आप सरकार में आएंगे तब मैं जरूर यहाँ बैठ करके आपसे सवाल करूंगी बेरोजगारी के मुद्दे पर। बिल्कुल करते हैं, आप सुनिएगा, आप बिल्कुल सुनिए। आप पंजाब में भाजपा के नेता से किससे किया जिस पे बेरोजगारी? मैं आपको लिंक शेयर करूंगी बाकायदा। आपके दर्शकों नाम बताइए। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, मैं पंजाब में जाकर के देखेंगे हमारे पंजाब स्काई, मैं इसीलिए बता रही हूँ, सुनिए, स्काई न्यूज़ पंजाब 2 करोड़ नौकरियां देनी थी। कौन से भाजपा के नेता से आपने पूछा? 8 साल में 2 8 16 करोड़ नौकरियों में से कितनी थी? एक बार हम लिंक सर्च करें। मैं, हाँ बिल्कुल, मैं आपको दिखवा दूंगी। आपने इंटरव्यू के मुझसे करेंगे, बाहर जाके पूछेंगे तो 2 मिनट। अभी मैं जिस मुद्दे पर जा रही हूँ आप उससे भटकाइए नहीं, ना, ये भटकाइए नहीं, अलका प्लीज नहीं, युवा देश नहीं बेरोजगारी पर सवाल पूछना चाहता है, और आपने कहा बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका, मैं बिल्कुल नहीं कहती। आपने भी कहा, आपने ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स, आरएसएस के संघ आपने कांग्रेस भवन में बैठ के गांधी की बात नहीं कर रही। आपके हिसाब से भाजपा या संघ गांधी आइडियोलॉजी पे नहीं जाता, ये कहना है आपका? इसमें सवाल ही कहाँ है? आपके हिसाब से वो आरएसएस कांग्रेस के हिसाब से हिंसक की धर्म के ऊपर देश को बांटने की, अगर ऐसी बात है तो मंच से खड़े होकर के खुद प्राइम मिनिस्टर जब गांधी जी का नाम लेते हैं, शायद या तो वो आपने नहीं सुने हैं। नहीं, वो उनके मुंह पे कुछ है और दिल में कुछ है। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो किसके नाम पर चल रहा है? संघ के नाम पर। उसका हासिल क्या हुआ? नाम तो आपने गांधी के चला दिया, हासिल क्या हुआ? आइए ना, दिल्ली की नगर निगम का लोगों की सोच बदली अलका, लोगों ने सड़कों को लिटर बनाना बंद कर दिया। रियली? कहाँ रहती हैं आप? कौन से इलाके में? कौन से इलाके? आप अच्छे सिटीज में जाइए, लोग इतनी लोगों की। दिल्ली नगर निगम के चुनाव हैं, भाजपा 15 सालों से दिल्ली नगर निगम में है। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर 2 अक्टूबर को गांधी जी के नाम पर लॉन्च किया था दिल्ली नगर निगम में। मैं लोगों को कहूंगी, स्काई ग्लोबल, इनका कहना है कि दिल्ली में अब कहीं कोई कूड़ा, मैंने दिल्ली का नाम ही नहीं लिया, मैं तो दिल्ली बैठी हूँ, मैंने दिल्ली का नाम नहीं। मोदी जी दिल्ली नहीं, यूएस की बात करें, यूएस की बात करें तो भारत सरकार तो दिल्ली में है। आप दिल्ली में बैठी हैं, आप दिल्ली में बैठी हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दिल्ली की ही बात करेंगे, आप तो बाहर तक होकर के आई, तो आप बाहर की भी बातें कर सकती हैं। बात करें, अभी ऐसे करते हैं, यूक्रेन चलते हैं, है ना, विदेश के छोड़िए ना, बेरोजगारी पे बात आते ही देखिए अमेरिका ले गई आप मुझे, अमेरिका के, हाँ मैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूक्रेन, चाइना, सब जगह गई, उनकी बात करते हैं। चलिए अभी छोड़िए ना, क्या बेरोजगारी है, क्या महिला सुरक्षा, है ना, नागपुर के सवाल। महिला सुरक्षा से तो पंजाब की सुरक्षा याद आ जाएगी अलका, सुरक्षा के नाम पर ही पूरी की पूरी कांग्रेस खिसक गई वहां पर, मुद्दा ही। प्रवक्ता की तरह बहस करने लग गई मेरे पे। मैं मुद्दों की बात कर रही हूँ, आप मुद्दों को घुमा रही हैं, मैं वापस लौटा के मुद्दों पर लेके आई। मुद्दे नागपुरी है ना, मैं कांग्रेस के दफ्तर में गांधी की तस्वीर लगाकर बैठी हूँ, अंबेडकर है यहाँ पर। गांधी जी को नमन, अंबेडकर जी को नमन।
हाँ, तो इसके सवाल करिए आप देश के। आपने ये बात कही, मैं फिलहाल ताजा सरकार के हिसाब से बात कर रही हूँ, ताजा मुद्दों उस के पे भी हिसाब आपने से बात करी। नहीं करनी मैं थी, ताजा सरकार दिल्ली में अच्छा चलिए स्वच्छ ठीक है, भारत अभियान मैं आप ही के शब्द उठाती हूँ, ठीक है। आपने कहा था पंजाब में सिद्धू जी पेन पेपर लेकर के बैठे हुए हैं, सारी समस्याएं सुलझा लिए जाएंगे, मॉडल तैयार है, सिद्धू जी का मॉडल ही यहाँ पर रखा गया है। आपको नहीं लगता सिद्धू जी का मॉडल या कांग्रेस का मॉडल फेल हो गया? नहीं, बिल्कुल वो मॉडल लागू ही कहाँ हुआ जो फेल होगा। वो मॉडल आया था और उसके अलावा एक और विकल्प देकर नैरेटिव सेट किया गया बदलाव का, लोगों ने बदलाव दिया। अगर हमें दिया होता और वो हमने मॉडल लागू कर दिया होता और फेल होता, तब वो तो मॉडल आया ही नहीं, वो तो मौका हमें मिला ही नहीं, वो तो आम आदमी पार्टी को मौका मिला है। अब हमारी बेटियों को 1,000 रुपया 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो। अब आपको और हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो वोट जिसको मिला है, जिसको सत्ता मिली है, जिसने घोषणा पत्र में वायदे किए थे, अब वो पूरे कर ले। 1 महीने में भगवत मान जी मुख्यमंत्री ने कहा 10,000 पुलिस की नौकरियां, 25,000 सरकारी नौकरियां, 35,000 नौकरियां, 1,000 रुपया घर में, 300 यूनिट बिजली फ्री। अब आपको और मेरे को ये देखना है, जो सत्ता सरकार जिसको सौंपी है, हम विपक्ष में हैं, जनता के इस लड़ाई को हम जीत कर लाएंगे, हम इनसे करवाएंगे। और इस मुद्दों पर हम भी आपके साथ हैं। पंजाब में चुनाव से 5 दिन पहले अश्विनी जी छोड़ जाते हैं, 40 साल पुराने थे, पूर्व कानून मंत्री रहे थे, और कानून मंत्री जब सरकार में बनाया गया उन्हें, तो उन्हें ये सोचकर बनाया गया होगा कि उन्हें सही गलत की पहचान होगी। निश्चित तौर पर कानून मंत्री किसी को ऐसे ही नहीं बनाया जाता था। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अश्विनी जी को पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी, या 2011 में जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी, क्यों? ऐसी क्या वजह बनी? वो कह रही है 2011 से उन्हें घुटन हो रही थी, आपने भी उस इंटरव्यू में उनके साथ जवाबदेही करी थी। पर मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की परेशानियाँ कांग्रेस में आ रही हैं तो क्यों उनका निवारण नहीं किया जा रहा, और क्यों धीरे करके अब यहाँ तक बात आ चुकी है, कपिल सिब्बल जी भी कहने लगे हैं भाई कि अब मुझे अपने घर में ही लड़ाई छेड़नी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नेतृत्व पर सवाल ला करके खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अश्विनी जी ने भी कहा कि नेतृत्व से तकलीफ थी, कपिल सिब्बल जी भी इनडायरेक्टली कह रहे हैं यहाँ पर। क्या ऐसा है जो कांग्रेस को सुधार लाने की ज़रूरत है वापस ज़मीन तलाशने के लिए अपनी? आपने A.K. एंटनी साहब देश के रक्षा मंत्री, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, अभी राज्यसभा पूरी हुई है और उन्होंने सोनिया गांधी जी को लिख कर दिया कि मुझे राज्यसभा नहीं चाहिए, नई पीढ़ी को मौका दिया जाए। और वहाँ एक महिला को 45 साल के केरला के इतिहास में एक महिला, जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, उसको राज्यसभा दी है। आपने उसका जिक्र नहीं किया कि कांग्रेस यहाँ ताकत दे रही है। मल्लिका अर्जुन खड़गड़े 80 साल के करीब पहुंच रहे हैं, मोसिना किदवई, अंबिका सोनी, ये कहाँ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं? कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ ताकत बन के खड़े हैं। और यही लोग आपको जमीन पर चुनावों में प्रचार करते हुए, कांग्रेस को ताकत देते हुए वर्कर के बीच में मिलेंगे। आप उनके नाम ले रही हैं जो कभी वर्कर के बीच में, पार्टी के चुनावों के बीच में कहीं नहीं दिखे, और जो पार्टी को अपने लालच के लिए छोड़कर अगर चले गए हैं सत्ता की तरफ। अश्विनी कुमार जी बेटे को टिकट मांग रहे थे, नहीं मिली, राज्यसभा का लालच दिया, आज वो भी नहीं मिल रही। पंजाब से बाहर राज्यसभा केजरीवाल ने दे दी। अलका लांबा अगर पार्टी छोड़कर गई थी तो पार्टी को एक विचारधारा नहीं, आंदोलन में मैं गई थी, और जब पता लगा वो ठगी कर रहे हैं तो वापस अपने घर उस कांग्रेस में आई हूं जहां पर मुझे स्वीकार्य है कि जीरो पर है, इस पार्टी को उठाएंगे। चैलेंज लिया है और लड़ रही हूँ, 2-3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, आगे लेकर जाऊंगी। लेकिन अगर बहुत से लोग, सिंधिया जैसे लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जी नहीं, सिंधिया अच्छा बोलता है, सिंधिया को होना चाहिए कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज वो सिंधिया संघ RSS की भाजपा की गोद में बैठ गया है। एक राहुल गांधी हैं जो प्रियंका जी ने कहा है परिवारवाद नहीं, ये बलिदानवाद है। दूसरी बात, ये वो परिवार है जिससे RSS परिवार को डर लगता है। ये वो परिवार है जो भाजपा की गोद में नहीं बैठने वाला है, भाजपा की आंख में डालकर आज भी सवाल करके देश को बचाता है। तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हो, ये कपिल सिब्बल तय नहीं करेंगे। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता जो सदस्यता अभियान चला रहा है, जो AICC का सदस्य बनेगा, वोटिंग करेगा, अपना नेता हम चुन लेंगे, हमारा आंतरिक मामला है। आपका कहना है कि अश्विनी मनीषा के जो भी स्टेटमेंट्स थे उस लिहाज से उनकी जो बातें हैं वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि शायद उनकी वो बातें वर्थ नहीं रखती हैं और वो सच्चाई भी ना हो। अगर मैं उसी सवाल से जुड़ा हुआ एक सवाल ये अगर जोड़ दूं उसमें, कि जब आपने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा, उस समय पर आपने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको किसी भी जो प्रचार हो रहा है या किसी भी कार्यक्रम में आपको बुलाया ही नहीं जा रहा था, आपको एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे देखा ही नहीं जा रहा था, तब आपने पार्टी छोड़ी और आप कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए और आपने कहा था कि ये मेरी घर वापसी है। तो उस लिहाज से अगर काउंट किया जाए, अगर किसी को पार्टी से समस्या है तो आपको नहीं लगता एक फोरम पर आकर ये बातें होनी चाहिए बजाय किसी दूसरे दल में जाके शामिल होने से पहले की? नहीं, आपने सही कहा। अभी मैं टेंशन पर से ही आ रही हूँ और मिसेस गांधी यहाँ पर, मैं जब कांग्रेस में वापस आई, मेरी उनसे 4 मुलाकात रही, राहुल जी, प्रियंका जी, मैं सबसे मिली हूँ। ये चीज़ आम आदमी पार्टी में ख़त्म हो गई थी। जब मैं विधायक थी हम 6 MLA थी महिला, उसके बाद 8 हो गई,
अरविंद जी से एक बात कहा, महिला मंत्रालय भी कब तक आप पुरुषों के अधीन रखेंगे, महिला मंत्री होनी चाहिए। ये बातें उनको मंजूर नहीं थी कि अलका क्यों मुखर होकर मुझसे लड़ती है, बात करती है, बाकी तो नहीं करते। तो ये जो चुनौतियां होती है ना, ये उन्हें मंजूर नहीं थी। तो जहां पर मैं अपने हक के लिए आधी आबादी की बात करते हैं, प्रियंका जी ने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, 40% को टिकट दूंगी, परिणाम जो भी हो मैदान में उतरेंगे और उतरी लड़ी, परिणाम जो भी हो, लेकिन वो घर नहीं बैठी, वो लड़ी। सो आम आदमी पार्टी में आज भी आप देखिए कि वो सम्मान महिलाओं का है ही नहीं है। जब मुझे लगा कि मुझे एक मोहरा, एक स्टंप, एक विधायक बनकर नहीं रहना आपकी दया के ऊपर, मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ, शिक्षा लिया, दिल्ली को शीला जी के नेतृत्व में बनते और आज बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है ठीक है, एक छलावा, एक धोखा है, सब आए, हम भी आए, उतर जाएगा वो नशा एक दिन के लिए, जब समझ आ जाएगा कि इनका मकसद सिर्फ दिल्ली को नहीं, देश की सत्ता को कब्जाना है। और कांग्रेस मुक्त भारत का जो भाजपा का सपना है, जहां भाजपा स्वीकार नहीं कर पा रही, वहां आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीमों को आगे करके करना है। कोई नहीं, पर लोगों को अंत में अपने हल चाहिए, अपने जख्मों पे मलहम चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई से मुक्ति चाहिए। वो नहीं मिलेगी तो ये छलावा भी एक दिन खत्म हो जाएगा और कांग्रेस कहीं नहीं जा रही, कांग्रेस वही मिलेगी उन्हें। आने वाले राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगी? क्योंकि कांग्रेस की जिस तरह से आप पैरवी कर रही हैं, निश्चित तौर पर आप बहुत आश्वस्त होंगी कि कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। क्या लगता है जमीन कितनी वापस मिलेगी? देखिए, चुनौती है, मैं आपसे स्वीकार कर रही हूँ। कांग्रेस अध्यक्षा जो हैं लगातार अब फैसले ले रही हैं, लेकिन हम सब चाहते हैं कि युवा नेतृत्व पूरी तरीके से, अभी चुनाव होगा वो 5 साल के लिए होगा, जो भी अध्यक्ष चुना जाएगा, 24 का चुनाव उनके नेतृत्व में चुना जाएगा। और हम सब चाहते हैं कि इसके ऊपर फैसला ले लिया जाए, लेकिन तारीख तय है, आप उस तारीख को पहले नहीं कर सकते। सदस्यता अभियान चल रहा है, 20 अगस्त को अध्यक्ष का चुनाव होगा। और मुझे यकीन है श्री राहुल गांधी जी, हम चाहते हैं, हम कार्यकर्ता, हम वोट करेंगे। और हम किसको वोट कर रहे हैं हम खुल के बता रहे हैं। वो आएंगे तो आप देखेंगे, चुनौतियां हैं, संघर्ष है, लेकिन एक नए तरीके के साथ, नए चेहरों के साथ युवाओं को लेकर राहुल जी आगे पढ़ेंगे और कांग्रेस वापसी करेगी। समय हो सकता है थोड़ा और लगेगा, लेकिन कांग्रेस वापसी करेगी, कांग्रेस कहीं नहीं जाएगी। चलिए अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ी गर्मा गर्म भैंस के लिए थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ ही अलका लांबा, जिन्होंने बहुत ही मुखर तरीके से अपने सारे विचारों को हमारे साथ पेश किया, अपनी बातों को रखा और ये भी आश्वस्त किया है कि कांग्रेस बहुत जल्द मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर भी आएगी और कुछ राज्यों में अपनी सरकार भी बनाएगी। मेरे साथ कैमरामैन जगजीत, स्काई न्यूज़ ग्लोबल।